नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। हरियाणा चुनाव होने के बाद और हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, बार बार चुनावी मशीन्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मशीनों को क्या बदला गया, मशीनों में धांधलेबाजी हुई और किस तरीके की धांधलेबाजी हुई, उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। कम से कम 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर इसके साफ सबूत मिल रहे हैं। कांग्रेस उस डेटा को क्यों नहीं निकाल रही है या निकालने में असमर्थ है, उस सवाल पर नहीं आते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इन्हीं बातों को दोहराते हुए कहा है कि सारी गड़बड़ मशीनों की है और सारा गड़बड़ चुनाव आयोग ने किया है। लेकिन क्या इस धांधली के तह तक कोई पहुंच पाएगा? क्या इस धांधली के तह तक पहुंचने के लिए क्या अदालत का सहारा लेना पड़ेगा? और अगर ये धांधली 100% साफ तौर पर नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या हरियाणा सरकार, उसके अफसर और साथ में राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है, क्या वो जेल जाएंगे? आज इन सारे सवालों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लॉयर और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज महमूद प्राचा ने फिर उन्हीं बातों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते हुए कहा है कि हरियाणा के चुनाव में भयानक धांधलेबाजी हुई है। मेरी आपसे फोन पर भी बात होती है सर, और आपकी भी कई एक्टिविस्ट जो कि हरियाणा से ही जुड़े हुए हैं, कई काउंटिंग एजेंट्स हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उनकी आपसे लगातार बातचीत हो रही है। मैं चाहूंगी बिना नाम लिए, और क्योंकि अभी वो डेटा सारा सामने नहीं आया है, तो अगर बिना नाम लिए ही अगर आप इन बातों का थोड़ा खुलासा कर सके कि आखिर ये कैसी धांधलेबाजी है और जिन काउंटिंग एजेंट से आपकी बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार नीलू जी। आज करीब ऐसा लगा पहली बार कि जो आंकड़े या जो बातें सामने आई उससे तो ये लग रहा है कि ये हरियाणा का चुनाव बहुत बुरी तरह से रिग्ड था और इसमें बुरी तरह से चुनाव आयोग के साथ मिलके और सरकार के साथ मिलके धांधलीबाजी हुई है। मेरा कहने का ये कंक्लूजन इसलिए है कि मेरी एक काउंटिंग एजेंट से आज बात हुई। वो कैसे मैं काउंटिंग एजेंट तक पहुंचा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में वो अटैचमेंट डाला हुआ था जो कि इन्होंने चुनाव आयोग में जो तरह तरह के कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने जब इलेक्शंस की गिनती हो रही थी तो उस समय जो कंप्लेंट किया था और कुछ कंप्लेंट जो उन्होंने किया था उसमें मोबाइल नंबर थे। उन ये सब डेटा जो है पब्लिक डोमेन में है। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं कि जो काम हम कर रहे हैं ये काम जो है कांग्रेस को पहले ही से कर लेना चाहिए था। तो उसके मोबाइल से जब हमने कांटेक्ट किया तो किसी ने दूसरे का नाम बताया, तीसरे का नाम बताया। तो एक मैं पहुंचा जो काउंटिंग एजेंट है, उसने जो बातें हमें बताई, मैं एकदम जो है आई कुड नॉट, मतलब मैं मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उसने हमें कहा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 75 ईवीएम में 90 से 99% ईवीएम चार्ज मिली। दूसरी बात उसने बताई कि 75 में 45 99% चार्ज थी। टोटल बूथ थे करीब 250। उसमें अगर 75 में गड़बड़ी मिली तो मतलब हुआ 30%। तो इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि 30% जो है ईवीएम के साथ इन्होंने रिप्लेसमेंट या छेड़खानी करी। किस तरह से करी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा कि भाई ये जो वोट हैं ये कैसे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बोले कि जिसमें 90% से कम चार्ज था, मतलब जो नॉर्मल ईवीएम थी, उसमें तो करीब 50% आसपास बीजेपी और कांग्रेस को मिले। लेकिन जो 90% के ऊपर चार्ज हैं उसमें जो है 75% टू 25% रेशियो हो गया। अब यही एक बात काफी है प्रूफ करने के लिए कि ईवीएम का कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो जो चार्ज है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि
जो है ईवीएम में इतना ऊंचा चार्ज भी हो और उन्हीं ईवीएम में जो है बीजेपी को बढ़त मिले। ये कोइंसिडेंस एकदम नहीं हो सकता। ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के एकदम खिलाफ है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 0.001% ऐसा हो सकता है, चांस है कि ये हो सकता है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई, फिर हमने पूछा कि ये जो फुल्ली चार्ज ईवीएम वगैरह हैं तो क्या उसमें आपके इलाके, बोले कि बहुत सारे न केवल मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि माइनॉरिटी इलाके हैं। अब ये माइनॉरिटी वाले इलाके में मोदी जी को 75% वोट मिले, ये तो आप कितनी भी वो कर लें अर्चना, आपको ये नहीं मिल सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब कि जो लोग ग्राउंड रियलिटी देख रहे थे वो सही है, एंड दिस इलेक्शन हैज बीन रिग्ड। और इसको जो इनका फर्स्ट रिएक्शन है राजीव कुमार का कि इसमें यू आर एंटी डेमोक्रेसी एंड समथिंग, जो भी ये बोले हैं, ऐसे आदमी को कोई हक नहीं है कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठने का। ये भी अपना जाके रिजाइन करके चले जाएं एडीबी बैंक में, कोई अपॉइंटमेंट ले लें या कहीं के एम्बेसडर बन जाएं। जो 2 चुनाव आयोग में लोगों ने रिजाइन किया, दोनों को कुछ ना कुछ मिल गया। ये भी जाएं, बहुत इन्होंने मदद कर ली जितना चाहे लेके, लेकिन अगर वो जनता का वोट लूटेंगे तो उनको उससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं माना जाएगा। ही हैज अ ड्यूटी टू कम आउट। और वो नहीं तो वो दोनों और जो चुनाव आयोग हैं जो कि वहां पे मौन व्रत रखे हुए हैं, वो अपना खुल के बोले कि भाई ये एक एलिगेशन लग रहा है कि वेरेवर द ईवीएम इज चार्ज बाय 99%, वहां पे जो है आपको 75% वोट मिले हैं। ये क्या दिखाता है कि आपने 25% से 30% ईवीएम में आपने 25% रिग किया, और वो रिग करके इस बार आप पकड़ा गए। आप इसका, और ये भी दिखाता है कि आप पुराने इलेक्शन में भी इसी तरह रिग किए, वहां पकड़ाए नहीं, तो आपकी हिम्मत बढ़ गई कि देखिए ये मध्य प्रदेश का मॉडल है, एक दिन पहले बोल दो, किसी से कहलवा दो कि भाई इलेक्शन रिजल्ट्स विल शॉक यू, और वही हो रहा है। तो अगर कांग्रेस को सब काम छोड़ के, रैली वगैरह छोड़ के, इनको इसी में अगर ये नहीं लगते हैं तो इनका निकम्मापन है। जो एलिगेशन लग रहे हैं ऐसे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि जनता का गुस्सा जो है अगर बीजेपी पर है, और अगर ये निकम्मापन किए तो अब सारा गुस्सा इनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इस बात को वो समझें। और जो आंकड़े हैं सही सही, जो बूथ पर ऑब्जेक्ट किया गया है, आप उसमें चले जाएं, एक चिट्ठी है उसमें मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन उसने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, हर एक राउंड में जहां जहां ईवीएम चार्ज है और किस किस बूथ पे है, सबका नंबर उसने लिख के उसको भेजा इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चादर तान के सोया हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है कि कितना बड़ा एलिगेशन है। लानत है ऐसे इलेक्शन कमीशन को, एकदम दे आर फुल्ली इन्वॉल्व। और प्रशासन, चीफ मिनिस्टर तो पहले ही कह दिया कि ये जो है चुनाव का आएगा तो आप सरप्राइज होइएगा। एक जगह उसी तरह से एक साफ लग रहा है अरुण जी, जो जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या आपको साफ पता नहीं है कि बीजेपी में मोदी साहब को, अमित शाह को, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को, सारे अफसरों को ये पता था कि इसी तरीके का रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब धांधलेबाजी का पूरा सिस्टम अंदर अंदर बन गया था तो उनको पता ही था कि वो तो चुनाव जीतेंगे। लेकिन अब इसको, इस डिजीज को अब टैकल कैसे किया जाएगा? और ये पैंतरा तो हर चुनाव में इस्तेमाल होगा, महाराष्ट्र में होगा, टैकल करने का नहीं है ये मॉडल। अगर ये पूरा डेटा सामने आ जाए तो फिर जो है जाए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, पीपल्स मूवमेंट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या ये सही नहीं है? ये सही नहीं है कि 2 बार जजों की जब जो लोग जजों की सुनवाई में गड़बड़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की जब सिलेक्शन में गड़बड़ कर सकते हैं, तो ये कौन सी गड़बड़ी करने की इनके लिए? बाएं हाथ का खेल है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ दोनों बात।
अरुण जी, अब आज हम और आप इस पर चाहे जितनी चर्चा कर ले, और ये मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो जो बेचारा पिटिशनर होगा उसको ये सुनाया जाएगा कि भाई आप लोग तो डाउट कर रहे हैं, आप लोकतंत्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। जिस तरीके की सुनवाई हमने पिछले दिनों देखी थी ईवीएम और वीवीपैट के केस में, और क्या क्या नहीं कहा गया एडीआर को, तो उसी तरीके से फिर बातचीत शुरू हो जाएगी और अदालत इसको नहीं रफा नहीं दफा कर नहीं, देगा। देखिए एक लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत समझता है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अंधा है। एक बार उन्होंने डिफेंड कर दी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की सारी झूठी बातें मान ली। आप कितनी बार उनको ये करेंगे? उनको भी मालूम है, अभी कल ही चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि जनता का विश्वास ही हमारे ऊपर जो है सबसे बड़ा वो है। उनको भी दिखता है ना कि जनता का विश्वास हट रहा है। किससे हट रहा है? चुनाव आयोग से हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि ईवीएम रिप्लेस हो रही है। जहां रिप्लेस हो रही है वहां पे जो है, देखिए जस्टिस खन्ना ऐसा नहीं है, उनका अप्रोच बहुत साइंटिफिक था। भले वो इलेक्शन कमीशन की बात बहुत आसानी से मान लिए, लेकिन अप्रोच में बहुत ज्यादा उनकी गलती नहीं थी। वो चाहते थे कि चुनाव के लास्ट मोमेंट में हम इतनी बड़ा फेरबदल नहीं करें, तो इलेक्शन कमीशन को लॉन्ग रोप दिया गया। लेकिन जिस दिन ये पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह की धांधली कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहां तक बचाएगी? अरे इनडिफेंसिबल बात हो जाती है ना। ऐसा भी नहीं है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो उसके अंदर में जो है सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि नहीं भाई राजा सही है, ऐसा नहीं होता है। और देखिए जो भी हो, हमारा तो ये फर्ज बनता है या हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये सारी चीजों को लेके एक पब्लिक डोमेन में डालें। मैं आपसे कह रहा हूं, जिस समय ये पब्लिक डोमेन में एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आ जाएगा, 3 कॉलम, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी, बूथ नंबर, ईवीएम चार्ज, वोट ऑब्टेन्ड बाय भाजपा, वोट ऑब्टेन्ड बाय कांग्रेस, ये 6 कॉलम में। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर इतना काम कांग्रेस के ऑफिशियल्स नहीं कर सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे के निकल जाना चाहिए। लेट अदर्स कम, वो ये काम कर देंगे। हम लोग बैंगलोर से बैठे बैठे अगर ये पता कर सकते हैं, तो क्या जो लोग 1.5 घंटे हरियाणा से दूर हैं, क्या ये सारी चीजें वो नहीं निकाल के पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं? कांग्रेस के किसी भी नेता से आप बात करिए तो वो कहेंगे कि नहीं भाई अकाउंटेबिलिटी पहले फिक्स हो। अब वो अकाउंटेबिलिटी के फेर में पड़ गए कि भाई अब अगर हुडा जी की वजह से गड़बड़ी हुई है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए। उनके लिए अभी ईवीएम एक मुद्दा ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है कांग्रेस की। नहीं नहीं, वहां पे देखिए अभी क्या है कि ये अपने इन फाइटिंग में, पॉलिटिकल एम्बिशन में जो है जनता का जो है ये बंटाधार करते हैं। दोनों तरफ से लोग करते हैं। उन्होंने भी जो है जो डिसेंटर्स, जहां टिकट नहीं मिली, रिबेल कैंडिडेट को खड़ा किया, तो है ना, तो उससे जो हुआ वो छोड़िए। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपस की लड़ाई को प्राइमेसी देंगे और अपने को डिफेंड करने में समय बर्बाद करेंगे, या जो धांधली हुई है उसका खुलासा करेंगे। अगर वो धांधली का खुलासा नहीं करते हैं और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण का ये कर रहे हैं, अगर उसको वो कंटिन्यू करते हैं, तो जितनी बातें महमूद प्राचा ने कही, जिस लोगों के बारे में कही, वो सब सही है। योगेंद्र यादव की भी ये जिम्मेवारी बनती है, वो सेफोलॉजिस्ट रहे हुए हैं, कि जब उन पर आरोप लग रहे हैं और हरियाणा के हैं, जाएं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जाएं जहां पर ये सब बातें हो रही हैं कि 99% ये था, और वहां बैठे उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, और वहां पर बैठ के लोगों से पूछ के आंकड़े निकाल के डालें। ये टीवी और उस पर आना और लिखने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पर जाके वर्क करें। अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी पड़ती है। आज लोग उनको कह रहे हैं स्लीपर सेल, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? आप जाएं, आप कहें कि यस, मैंने कहा था सुनामी है, सुनामी थी, और ये देखिए हमने ये आंकड़े लाए हैं, इतने जगह बैटरी में ये था और इतने जगह इस तरह से वोट मिले। ये दिखाता है कि इलेक्शन जो है रिग्ड है। दिल्ली में रहते हैं, कितना समय लगता है उनको? क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? एनजीओ हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हैं, बहुत सारी लड़ाइयां लड़े हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांटेक्ट है।
कोई भी एजिटेटेड होगा, और आप जिस जिस इमोशनल तरीके से आप इस सारे मुद्दे को रख रहे हैं, किसी भी एक जो ऑनेस्ट सिटीजन है और जिसने वोट डाला है, आज उसको गुस्सा आएगी। आज वो ठगा महसूस कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, ठगा महसूस कर रहा है पूरे तंत्र द्वारा। और ये जो राजीव कुमार का आयोग है, इसको तो अपनी दुकान ही बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन आखिर ये देश कब तक चलेगा सर? अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उसके बाद दिल्ली में चुनाव है। क्या हर चुनाव में अब क्या यही तंत्र बना है कि वोटों को लूटो और राज करो? क्या मोदी सरकार अब ये कह रही है? देखिए, देश और जनता को ब्लेम करना सही इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है, नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बहुत जगह मैं तो तंत्र की बात कर रही हूँ सर, कि वोटों की चोरी करना ही तंत्र का हिस्सा बन गया। नहीं, तो पहले तो पब्लिक को ये कन्विंस होना चाहिए ना कि आप वोटों की चोरी कर रहे हैं। जो इन लोगों को शक था, वो आज शक, अगर आप ये जो बुनियादी डेटा है, अगर आप पब्लिक में डालते हैं तो वो तो फिर वो तो उन लोगों को आपने कन्विंस कर दिया कि हाँ भाई, जो हम शक कर रहे थे, ये जो है कम्युनल, ये देश इतना बड़ा कम्युनल डिवाइड में नहीं है कि आप उस पर जाति भी करिए और आपको वोट देता जाएगा। यही एक एक्सप्लेनेशन है कि एक साइलेंट कम्युनल डिवाइड है जिसके कारण भाजपा को वोट मिलती है, और उस इलाके में मिलती है जहां की डेवलपमेंट कम है और रिलीजन के ऊपर जो है ज्यादा लोग वो कर रहे हैं, इसीलिए वो साउथ में हारते हैं और नॉर्थ में जीतते हैं। लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कल के वो है, नहीं समझते पॉलिटिक्स। लेकिन जहां पर आपको प्रमाण मिल गया, उसके बाद आप जनता के ऊपर छोड़िए ना, आप देखिए फिर उसका क्या होता है। वाई आर दे कवरिंग अप? ये चीज अगर आज उन्होंने कहा, अरे आप उनका ट्विटर पर देखिए, आदमी हाथ से लिखा हुआ है, जो शिकायतें हैं वो हाथ से लिख के, बहुत जगह फॉर्म 17C को इन लोगों ने अंदर ले जाने नहीं दिया। जहां फॉर्म 17C का वोटिंग का जो था वो मैच नहीं किया, उस पर इन्होंने दोबारा गिनती नहीं करी। ये क्या दिखाता है कि ये, जब चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रहा है सारे इंतजाम हो गए, एक ईमेल देता है और राजीव कुमार जो है चुनाव आगे बढ़ा देते हैं, इसका मतलब तैयारी करने में कुछ कमी थी। वो पूरी तैयारी कर चुके थे, जिस दिन इलेक्शन हुआ आइडेंटिफाई कर चुके थे कि कैसे हम रिगिंग करेंगे। नहीं, लेकिन सर अब जो नहीं, सवाल है अरुण जी, जो अब आखिरी सवाल है, एक दो सवाल और मेरे लूंगी, फिर प्रोग्राम को खत्म करती हूँ, कि अब तरीका क्या है? क्या डिस्क्रिपेंसी का डेटा तुरंत निकाला जाए, डिस्क्रिपेंसी के डेटा को पब्लिक के बीच रखा जाए और फिर अदालत अप्रोच करे? क्या यही अब तरीका है? जी, इसका यही तरीका है कि पहले ये सारे डेटा निकालें और वो डेटा को ऑथेंटिकेट करें। ये नहीं हो कि बाद में वो डेटा जो है वो गलत डेटा निकले। वो डेटा को पब्लिक डोमेन में डालें। आप उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन देखिए क्या होता है, आप मीडिया का रिएक्शन देखिए क्या होता है। कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को इतनी अकल नहीं है कि अगर उनको डेटा दिखता है कि ये रिगिंग का है तो उसको ये लोग नहीं कहेंगे कि रिगिंग है। उसके बाद जब एक पब्लिक रिएक्शन होता है तब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, तब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट जनता के साथ है या बीजेपी के साथ है? ऑब्वियसली अगर वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये प्रिज्यूम करना कि हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा, ये बहुत गलत है। और ये आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि राजीव कुमार जब तक इलेक्शन कमिश्नर रहेगा तब तक जो है इलेक्शंस विल नॉट बी कंडक्टेड इन अ फेयर मैनर। राजीव कुमार विल गो डाउन एज ए सिनोनिमस, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये मतलब कि ये धोखे का कुछ नाम रख देते हैं किसी वो इंसिडेंट के ऊपर, तो वैसे ही उनका, ही विल गो डाउन एज द इलेक्शन कमिश्नर हु स्टार्टेड एंड हु प्रमोटेड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। और हर चीज में जो है इलेक्शन में, देखिए इस आदमी कितना बड़ा निकम्मा आदमी है कि इतने बड़े चार्जेस इन्वेस्टिगेट नहीं हुए और सीधा कह दिया कि कांग्रेस इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज डेमोक्रेसी। इज दिस योर रिस्पॉन्स? इज दिस द रिस्पॉन्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हु इज सिटिंग एट द एपेक्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन? ये तो एकदम पार्टीसन रिस्पॉन्स है
हम क्वेश्चन अगर आपको कहें तो कहें यू आर क्वेश्चनिंग डेमोक्रेसी। अरे यू आर रिगिंग द इलेक्शन, यू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन इन द पब्लिक डोमेन कि 90, पहले तो आप ये बताइए कि इतनी ज्यादा बैटरियां 99% चार्ज कैसे मिली? लाखों ईवीएम जो गायब हो गए हैं उसका तो इन्होंने आज तक जो है डेटा जो है पब्लिक डोमेन में डाला ही नहीं है कि ये गायब होके गए कहां। जो इनके पास रिजर्व ईवीएम्स हैं, आप नहीं मानेंगी, दे आर ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच, जितना की रिक्वायरमेंट है उसका दुगुना इनके पास ईवीएम है। हर एक ईवीएम को ये रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये चाहें तो, धांधली करना। बिल्कुल। तो नहीं, आपने इनको ये बात ये कही कि अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है ये प्रूव करने की कि वो जनता के साथ है या बीजेपी की, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि राजीव कुमार हमारे देश के इतिहास में एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे जो कि सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तंत्र जो देश में चला रहे हैं, वोटों की चोरी और लोकतंत्र के सबसे बड़े अपराधी वो माने जाएंगे मेरे ख्याल से। इस तरीके का करतूतें जो उनकी सामने आ रही हैं, अब वाकई में इसमें एविडेंस आना जरूरी है और डेटा आना जरूरी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या इसका जो डिस्क्रिपेंसी का डेटा है, जो धांधलेबाजी का जो डेटा है, वो कितनी जल्दी सामने आता है। और ये बात भी सही है कि अब केवल और केवल रास्ता सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को इस कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जनता को यह विश्वास अब हो गया है कि हरियाणा का चुनाव लूटा गया है, हरियाणा के चुनाव में धांधलेबाजी और चोरी चकारी हुई है और उससे बीजेपी ने जीता है। लेकिन क्या बीजेपी इसी को एक तंत्र बनाएगी? तो फिर क्या होगा? महाराष्ट्र का चुनाव भी जनता हार जाएगी, जनता बन गया है। हारेगी। जी जी अरुण जी, बहुत छोटा सा कमेंट लास्ट में जी। नहीं नहीं, ये मॉडल उनका बन गया है, मास्टरी कर रहे थे, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर दिया और एरोगेंट हो गए, जो होता है जो पावर और मैनिपुलेशन वाले में, तो उसमें ये हुआ। लेकिन अभी सबसे पहला स्टेप देखिए, अगर हमसे कांग्रेस वाले जानना चाहें तो जो 2 आदमियों से मेरी बात हुई उसमें एक कैंडिडेट थे, मैं दोनों के नाम देने को तैयार हूं, और जो उन्होंने बात की वो सारी पुष्टि हो। अभी योगेंद्र यादव जो कि अपने को ये दिखा रहे हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई या वो है, और कांग्रेस, दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि पब्लिक को जो है ये डेटा से अवगत कराएं, खुद जाएं और करें। उसके बाद जो आगे डेवलपमेंट होता है वो खुद ही उसका, वो अपने आप वो डेवलपमेंट एक एक करके होगा। लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा कि ये डेटा, जैसे हमने कहा, हमने 2 आदमियों से, वो एक काउंटिंग एजेंट था और दूसरा जो है कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट 4,000 वोट से हारा है, मात्र 3,000, 83,000 एक तरफ, 86,000 एक तरफ, और उसके यहाँ 26 ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। ऑब्वियसली वो कहा कि हमारे यहाँ बाइपोलर चुनाव था, 1,70,000 वोट गिरे और करीब करीब हम ही 2 थे। मैं आपको उससे ये लोग पता भी कर सकते हैं कौन कैंडिडेट है, और उन्हीं से बात हुई। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ भी इनके ऊपर प्रेशर हो, जो भी दबाव हो, ये डेटा पब्लिक में इनका लाना इनका फर्ज बनता है, और हमारा डिमांड करना, हर आदमी जिसने कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, ये उसका डिमांड करना कि ये डेटा पब्लिक में डालिए, ये उसका हक है। और इसको अगर इतना कर दें, बाकी जो है वो हम लोग कर लेंगे आगे, अगर वो नहीं करते हैं तो। वैसे इन फेयरनेस में एक बात और कह दूं कि एक आदमी उसमें कहा कि हम लोग इसको लेके तैयारी कर रहे हैं कोर्ट जाने की, तो एक बात हम ये भी मानने को तैयार हैं, अगर ये बात सही है कि भाई जब हम कोर्ट जा रहे हैं तो हम बाहर में क्यों हल्ला करें। लेकिन इनको ये इतने मैच्योर होने चाहिए कि अगर आप कोर्ट भी जा रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर इज फार मोर इम्पोर्टेंट। जब कोर्ट को ये पता चलेगा कि 60% जनता अब ईवीएम में विश्वास नहीं कर रही है, दैट इटसेल्फ इज अ रीजन टू हैव वोटिंग बाय बैलेट। और कोई रीजन ही नहीं चाहिए, अगर हर चीज पक्का है। कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, अगर चीफ जस्टिस कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट, तो वही बात है कॉन्फिडेंस इन द इलेक्शन सिस्टम। बस इतना ही कहना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। वो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है इस इशू पर, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत ही गंभीर मसला है और आगे जो हमारे लोकतंत्र की दिशा और दशा होगी वो इसी से तय होगी। तो इस मुद्दे पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखें और हम भी आपके लिए लगातार इस पर चर्चा, डिबेट्स, इंटरव्यूज
करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपका भी थैंक यू।